हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड और आपकी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं भी आपके साथ में हूँ। कोई चिंता की बात नहीं है। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए। मेरी ओर से मैं बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर डालने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। ये कमेंट जो है वो एक टीचर के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हम आपके लिए अच्छा काम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं। ऑलराइट, सो मेरा आज का जो वीडियो बेस्ड है दोस्तों, वो है पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। आपने एक वीडियो के अंदर देखा था कि उसमें मैंने ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मीन्स पढ़ाए थे और उसके बेसिक्स पढ़ा दिए थे कि भाई दो तरीके के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरीके का होता है, एक डिफ्यूजन से और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, विसरण और सुसाध्य विसरण, और एक और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं उसके पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि एमपी वर्ग 1 के लिए हम लोगों ने हमारे ऐप सुपर गुरु पर टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स उस टेस्ट सीरीज़ को लेना चाहते हैं वो लॉन्च हो चुकी है। आप सुपर गुरु ऐप में जाकर और उसको ले सकते हैं। 2500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि 25 पेपर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए, और बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर वो कॉमन है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़, तो कोई भी बच्चा उसको ले सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट फिजियोलॉजी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न की पूरी पूरी संभावना बनती है पूरा कंसंट्रेशन देकर और इस टॉपिक को पढ़ें। सो लेट्स स्टार्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि निष्क्रिय परिवहन। है ना, और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट अपने पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। क्या है भाई? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को पढ़ाने के लिए मैं आपको पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, एक डिफ्यूजन से यानी कि विसरण से, और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। यानी कि सुसाध्य विसरण के द्वारा। ठीक है, अब यूं तो देखने के अंदर आपको ये नाम बहुत सिंपल लगता है, डिफ्यूजन आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं, इसकी जो डेप्थ है उसको समझिए। आपको मालूम है मेरे चैनल के ऊपर मैं जो भी कुछ चीज़ पढ़ाता हूँ सुपरफिशियल नहीं पढ़ाता हूँ। हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो डेप्थ के साथ में पढ़ेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, किसी भी एग्जाम के अंदर आ जाए, आप उसको क्रैक कर लें। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन से। विसरण, राइट नाउ डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है और वो लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, याद रखना। विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, एवं यह लिविंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करती। लिविंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करती, पहली बात है ना। कुछ क्लासिकल पॉइंट्स लिखूंगा यहां पर विसरण के लिए, समझिएगा। विसरण की क्रिया स्वतंत्र होती है एवं यह लिविंग सिस्टम के ऊपर
निर्भर नहीं करती। दूसरा, विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है। मतलब ये जो प्रक्रिया है वो कैसी है? स्लो है। विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है। नेक्स्ट, विसरण की क्रिया कैसी है? निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय बोले तो पैसिव होती है। पैसिव होती है। वापस से बोल रहा हूं, विसरण की क्रिया स्वतंत्र होती है और ये लिविंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करती। विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है। विसरण की क्रिया निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय बोले तो विसरण की क्रिया में ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती। विसरण की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी। तो एटीपी प्रयुक्त नहीं होती। विसरण की क्रिया में ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती है। विसरण की क्रिया रैंडम होती है। विसरण की क्रिया कैसी होती है? रैंडम। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। इट कैन अकर इन ऑल डायरेक्शन। विसरण की क्रिया सभी दिशाओं में हो सकती है। ठीक है, विसरण की क्रिया सभी दिशाओं में हो सकती है। विसरण की क्रिया कैसी होती है? रैंडम होती है। विसरण की क्रिया में ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती। विसरण की क्रिया निष्क्रिय होती है। विसरण की क्रिया स्लो होती है। विसरण की क्रिया लिविंग सिस्टम के ऊपर निर्भर नहीं करती। और क्या? तो याद रखना, विसरण हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। क्या कहा मैंने? विसरण हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है, इसीलिए ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है? विसरण होता है। अच्छा, याद रखना, विसरण, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विसरण तब तक होता रहता है। विसरण तब तक होता रहता है जब तक कि विसरण तब तक होता रहता है जब तक कि गतिक संतुलन यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम गतिक संतुलन स्थापित ना हो जाए। क्या कहा मैंने? विसरण तब तक होता रहता है जब तक कि गतिक संतुलन स्थापित ना हो जाए। राइट? क्योंकि इस संतुलन के स्थापित होने पर अणुओं की गति दोनों दिशाओं में क्या हो जाती है? दोनों दिशाओं में समान हो जाती है। दोनों दिशाओं में क्या हो जाती है? समान हो जाती है। अणुओं की गति इधर भी और इधर भी दोनों दिशाओं में क्या हो जाती है? समान हो जाती है। इसलिए नेट मूवमेंट
मतलब अणुओं की शुद्ध गति नेट मूवमेंट 0 हो जाता है, इसलिए नेट मूवमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, विसन तब तक होता रहता है जब तक कि गतिक संतुलन स्थापित ना हो जाए, है ना। अच्छा, याद रखना जो डिफ्यूजन हो रहा है एक पदार्थ का विसन दूसरे पदार्थ के विसन से स्वतंत्र रूप से होता है ना। एक पदार्थ का विसरण एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ के विसरण से स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अनदर सब्सटेंस। क्या कहा मैंने? डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस, डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस is independent of diffusion of another substance, diffusion of another substance। आ रहा है समझ में? क्या कहा मैंने? diffusion of one substance is independent of diffusion of another substance। डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ अनदर सब्सटेंस। एक पदार्थ का विसन दूसरे पदार्थ के विसन से स्वतंत्र रूप से होता है। अच्छा, विसन के दौरान अणु, है ना, अपनी स्वयं की काइनेटिक एनर्जी के द्वारा क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, विसरण के दौरान, है ना, दौरान अणु अपनी स्वयं के अंदर स्थित काइनेटिक एनर्जी के कारण मूव करते हैं। स्वयं के मतलब उनके अंदर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ तो जाते हैं, नो डाउट एट ऑल, लेकिन विसन के दौरान अणु अपने स्वयं की काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करते हैं। किसी बाहर से एनर्जी का उपयोग नहीं करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करते हैं। समझ में आया क्या कहा मैंने? हमने क्या कहा? विसन की क्रिया जो है वो एक पैसिव प्रक्रिया है और उसके अंदर एटीपी रूपी ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन विसन के दौरान अणु अपने स्वयं के अंदर स्थित, विसन के दौरान अणु अपने स्वयं के अंदर से स्वयं की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। याद रहे, बाहर का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि विसन तो एक पैसिव प्रक्रिया है, तो एनर्जी का तो उपयोग होता ही नहीं, लेकिन अपने स्वयं की काइनेटिक एनर्जी का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब विसन की क्रिया जो है वो बहुत जगह के ऊपर होती है। विसन की क्रिया, है ना, पादपों के अंदर तो होती है, लेकिन आप नॉर्मली भी दूसरी जगह पे भी देखें तो आपको विसन की क्रिया जो है वो डे टू डे लाइफ के अंदर भी देखने को मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए ये आपने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर यहाँ पर क्रिस्टल ले लिए, किसके? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट के क्या ले लिए? क्रिस्टल्स ले लिए। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के आपने क्रिस्टल्स ले लिए। अब क्रिस्टल्स लेने के बाद में अपन ने अंदर इस बीकर के अंदर क्या भर दिया भाई? इस बीकर के अंदर पानी भर दिया। तो ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा भाई? ये जो वाटर आप देख रहे हो ये कैसा हो जाएगा? दैट इज पर्पल हो जाएगा। ये वाटर जो है वो पर्पल रेड हो जाएगा। ये वाला वाटर पर्पल रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स का यहाँ पर क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। इन क्रिस्टल्स का क्या हो गया भैया? डिफ्यूजन हो गया। तो पानी में ये डिफ्यूज हो गए और पानी का रंग जो है वो पर्पल रेड हो गया। आर यू गेटिंग? मान लीजिए ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ये एक एग्जाम्पल हुआ। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इंसेंस स्टिक का। इंसेंस स्टिक बोले तो आप सभी जानते होंगे अगरबत्ती, है ना, अगरबत्ती। आपने राइट भगवान के सामने अगरबत्ती जलाई, राइट, ये अगरबत्ती है, आपने इसको जलाया, है ना। तो जो स्मेल जो है इस अगरबत्ती से निकलने वाली जो स्मेल है ना, स्मेल वो चारों तरफ वातावरण के अंदर फैल जाती है, नहीं फैल जाती है?
तो ये भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, राइट। आपने एक परफ्यूम की बॉटल को अनकॉर्क कर दिया, परफ्यूम की जो बॉटल थी, परफ्यूम बॉटल को आपने क्या कर दिया, अनकॉर्क कर दिया। अनकॉर्क का मतलब उसको खोल दिया, ठीक है ना, और आपने स्प्रे कर दिया। तो बताओ परफ्यूम की जो स्मेल है वो चारों तरफ क्या हो रही है, फैल रही है। तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर H2S गैस को बनाया होगा। तो H2S गैस जो होती है वो पूरी की पूरी लैब के अंदर आपने देखा होगा फैल जाती है, और आसपास की जो क्लासेस है उन तक भी पूरी की पूरी फैल जाती है। तो ये H2S गैस का डिफ्यूजन होना है ना, या फिर LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का डिफ्यूजन, LPG गैस का डिफ्यूजन, ठीक है। यदि गैस का वॉल्व यदि खुला रह जाए तो आप देख सकते हो गैस कितना तेज़ी से करती है, फैलती है ना। या फिर एक गुलदस्ते में, है ना, गुलदस्ते में रखे फूलों से खुशबू का फैलना, है ना। ये तो ठीक है कि अभी हम लोग डिफ्यूजन प्लांट्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, बाकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी तो डिफ्यूजन देखने को मिलता है। आज आप अपने लिविंग रूम के अंदर गुलदस्ते के अंदर फूल रखते हैं ताकि बाहर से आगुन तक कोई आए तो उनको उसकी खुशबू फैले। LPG गैस सिलेंडर के अंदर गैस लीक हो जाए तो कितना फास्ट डिफ्यूजन हो जाता है। केमिस्ट्री लैब के अंदर H2S गैस बनती है, क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। परफ्यूम की बोतल को आपने छिड़क दिया, क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। आपने इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को जलाया, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही, क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। आपने बीकर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले लिए और पानी भर दिया उसके अंदर, पानी का रंग पर्पल रेड हो गया, क्या है ये, डिफ्यूजन है। तो ये सब क्या है, ये जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पर, ये डिफ्यूजन के क्या है भैया, एग्जाम्पल्स हैं। ये सब डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स हैं। आर यू गेटिंग और नॉट। तो आप एक चीज़ और समझ लो इस डिस्कशन से कि डिफ्यूजन जो होता है वो लिक्विड, गैस और सॉलिड सभी का हो सकता है। डिफ्यूजन यानी कि विसन, डिफ्यूजन किस किस का हो सकता है, गैस का, लिक्विड और सॉलिड, है ना, तीनों का हो सकता है, तीनों का हो सकता है। डिफ्यूजन तो तीनों का ही हो सकता है, ठीक है। डिफ्यूजन गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों का हो सकता है। लेकिन जो विसरण की जो रेट है, विसरण की जो दर है, वो हमेशा याद रखो, गैस का डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ी से होता है लिक्विड से, और लिक्विड का जो डिफ्यूजन होता है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है किससे, सॉलिड से, है ना। तो गैस का डिफ्यूजन द्रव्य से ज़्यादा होता है, द्रव्य का डिफ्यूजन ठोस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो विसरण जो होता है वो गैस, लिक्विड या सॉलिड तीनों का हो सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ अपने को याद रखनी है विसरण के द्वारा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि विसरण को कुछ कारक जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। विसरण को कुछ कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो याद रखो, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि भाई विसरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विसरण किस किस कारक से प्रभावित हो सकता है। तो ये जान लो, पहला कारक है, याद रखना, विसरण जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, दाब के। ये हमेशा याद रखो, विसरण समानुपाती होता है किसके, दाब के। मतलब ये हुआ, समानुपाती का मतलब समझते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब दाब बढ़ेगा, राइट, तो विसरण भी बढ़ेगा। दाब घटेगा तो विसरण भी घटेगा। मोर प्रेशर मोर डिफ्यूजन, लेस प्रेशर लेस डिफ्यूजन, ठीक है। तो विसरण जो है वो समानुपाती होता है किसके, दाब के। दूसरा याद रखो कि विसरण जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, ताप के। मोर टेम्परेचर मोर डिफ्यूजन, लेस टेम्परेचर लेस डिफ्यूजन। विसरण समानुपाती होता है ताप के, ताप बढ़ता है तो विसरण भी बढ़ता है, ताप घटता है तो विसरण भी घटता है। क्लियर है। तीसरा है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, राइट, कंसंट्रेशन के ऊपर भी निर्भर करता है।
तो विसरण विसरण सांद्रता प्रवणता पर भी निर्भर करता है, सांद्रता प्रवणता पर भी निर्भर करता है ना। सांद्रता प्रवणता पर भी निर्भर करता है। विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता होना जरूरी है ना, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता मतलब दो स्थानों के ऊपर सांद्रता के अंदर अंतर। कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, दो स्थानों पर सांद्रता में अंतर, दो स्थानों पर सांद्रता में अंतर के फलस्वरूप राइट क्या होता है, विसरण होता है। मतलब एक जगह पे क्या होगा, हाई होगा कंसेंट्रेशन, तो दूसरी जगह पे क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन। तो विसरण हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। तो विसरण जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। सांद्रता प्रवणता पे भी निर्भर करता है, दो स्थानों पर सांद्रता में अंतर जो होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। एक जगह पे हाई, दूसरी जगह पे लो। हमेशा विसरण जो होता है हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ पर होता है, लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। और फोर्थ बिंदु ये भी याद रखिएगा कि विसरण ये तो है, ये विसरण समानुपाती दाब के, विसरण समानुपाती ताप के विसरण जो होता है वो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा जो है वो विसरण जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, अणु की साइज के, है ना, अणु का आमाप, अणु के आमाप के विसरण व्युत्क्रमानुपाती होता है अणु के आमाप के। अणु का आमाप मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अणु का आमाप यदि छोटा होगा तो विसरण ज़्यादा होगा, अणु का आमाप जो है वो बड़ा होगा तो विसरण क्या होगा, कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको माँ ने कहा कि मार्केट से 5 किलो जो है वो शक्कर लेके आओ, और किराने वाले ने आपको दो तरीके की शक्कर बताई, बड़े दाने वाली और छोटे दाने वाली। कौन सी शक्कर लेके आओगे, छोटे दाने वाली। क्यों, क्योंकि छोटे दाने वाली शुगर जो है उसका विसरण जो है वो आसानी से हो जाएगा। बड़े दाने वाली शुगर लेके आओगे तो विसरण नहीं होगा आसानी से। कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्लास, एक दूध की ग्लास है, उसके अंदर लास्ट में शक्कर पूरी तरीके से घुलती नहीं है बड़े दाने वाली, तो लास्ट में रह जाती है। तो विसरण व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अणु के आमाप के। अणु का आमाप जो है वो छोटा होगा तो विसरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। विसरण जो है वो अणु का आमाप यदि बड़ा होगा तो विसरण क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूजन क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, कोई भी टैबलेट आप लेते हो तो टैबलेट जो है वो अंदर जाकर घुलनी चाहिए ना, तो टैबलेट को हिंदी में क्या कहते हैं, गोली। टैबलेट को हिंदी में क्या कहते हैं, गोली। कभी सुना है क्या कि टैबलेट को गोला बोलते हैं? ऐसा किसी को कहा है क्या किसी मेडिसिन शॉप के ऊपर जाके, अरे भाई 10 गोला देना, 10 बुखार की गोली देना, ये तो सुनाओ। गोली और गोला, गोली मतलब कैसी, छोटी। गोली को छोटी आमाप में इसलिए रखा जाता है ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, घुल जाए, उसका आसानी से बॉडी के अंदर क्या हो जाए, विसरण हो जाए, ठीक है। तो विसरण समानुपाती होता है दाब के, विसरण समानुपाती होता है ताप के, विसरण व्युत्क्रमानुपाती होता है अणु के आमाप के, मतलब डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। और विसरण जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट का मतलब है दो स्थानों पर सांद्रता में अंतर, एक जगह पे हाई कंसेंट्रेशन है तो दूसरी जगह पे क्या है, लो है। डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ पर होता है, लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब लास्ट में विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विसरण को प्रभावित करते हैं, या विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों के अलावा हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं इसके अंदर कि सिग्निफिकेंस, विसरण का महत्व पढ़ा देता हूं पहले। विसरण का महत्व, विसरण का महत्व, प्रभावित करने वाले कारक तो मैंने पढ़ा दिए। विसरण का महत्व, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ये जो थे ये तो सारे के सारे विसरण को प्रभावित करने वाले कारक थे ही। अब मैं पढ़ा रहा हूँ विसरण का महत्व। क्या महत्व हो सकता है? सबसे पहला राइट, खनिज तत्वों का, खनिज तत्वों
का मृदा से अवशोषण, खनिज तत्वों का मृदा से अवशोषण, अवशोषण जो होता है विसरण विधि के द्वारा ही होता है। विसरण विधि द्वारा ही होता है, द्वारा ही होता है ना। खनिज तत्वों का मृदा से अवशोषण विसरण विधि द्वारा ही होता है, पहली बात। नंबर 2, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, हार्मोनों का पादप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण विसरण द्वारा ही होता है, विसरण द्वारा ही होता है। क्या कहा मैंने? वृद्धि हार्मोन, समझते हो ना, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो वृद्धि हार्मोनों का पादप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण विसरण के द्वारा ही होता है। ठीक है। पादपों में CO2 व O2 के आदान प्रदान में विसरण का महत्व है, विसरण का महत्व है। क्यों? क्योंकि पादपों के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, गैसियस एक्सचेंज जो O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, वो केवल और केवल विसरण के द्वारा ही हो सकता है और किसी विधि से नहीं हो सकता है। तो पादपों में CO2 और O2 के आदान प्रदान में विसरण का क्या है? बहुत महत्व है। वृद्धि हार्मोनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी महत्व है। ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन, जल की वाष्प के रूप में जो हानि हो रही है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी विसरण का योगदान है, विसरण का योगदान है ना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी विसरण का क्या है? योगदान है। जैसे कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस से विसरण के द्वारा ही जल जो होती है वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस से होकर और कहाँ पर जाती है? बाहर जाती है। ठीक है। जैसे पत्ती में स्थित अंतरा कोशिकीय अवकाशों से जल वाष्प के रूप में बाहर विसरण द्वारा ही जाता है, विसरण द्वारा ही जाता है। ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी विसरण का बहुत महत्व है। पत्ती में स्थित अंतराकोश के अवकाशों से जल वाष्प के रूप में बाहर विसरण द्वारा ही जाता है ना। तो ये भी याद रखना। तो ये सारे के सारे क्या है? विसरण के दैट इज सिग्निफिकेंस है। ये सारी की सारी क्रियाएं जो है वो क्या है? विसरण के महत्व है। ऑलराइट। तो याद रखना है, खनिज तत्वों का मृदा से अवशोषण, वृद्धि हार्मोनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पादप में जाना, पादपों में CO2 और O2 का आदान प्रदान, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में है भी विसरण का क्या है? महत्व है ना। अच्छा, लास्ट में एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ जान लो कि विसरण की क्रिया जो है ना, विसरण की क्रिया कोशिका के भीतर है ना, या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हो सकती है, दूसरी कोशिका में हो सकती है। ठीक है। विसरण की क्रिया कोशिका के भीतर, मतलब विद इन द सेल, या वन सेल टू अनदर सेल। विसरण की क्रिया कोशिका के भीतर या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी हो सकती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ।
अभी जब हम लोग विसरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे तो एक कारक और बताने देना चाहता हूँ, और वो है झिल्ली की पारगम्यता। झिल्ली की पारगम्यता, झिल्ली की पारगम्यता मतलब कि कोई झिल्ली किसी चीज़ के लिए कितनी पारगम्य है उसके ऊपर भी विसरण की दर बहुत कुछ निर्भर करेगी। मान लीजिए यदि झिल्ली बहुत पतली है ना, तो उससे होकर विसरण जो है वो बहुत क्या होगा, आसानी से होगा। तो झिल्ली की पारगम्यता जो होती है वो विसरण की दर को प्रभावित करती है। यदि कोई झिल्ली किसी पदार्थ के लिए पारगम्य है, राइट, तो विसरण की दर जो होगी वो तेज होगी। तो याद रखना, झिल्ली की पारगम्यता भी विसरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। कई बार कोई मोटी झिल्ली होती है तो उससे होकर आदान प्रदान नहीं होता है। आदान प्रदान होने के लिए झिल्ली की जो मोटाई होती है वो पतली होनी चाहिए, पारगम्यता होनी चाहिए। तो झिल्ली की पारगम्यता भी विसरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये जो पैसिव जो अपने जिसको कि ट्रांसपोर्ट कह रहे थे अपने, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट या जिसको कि अपन ने यहाँ से शुरू किया था ना, अपन ने निष्क्रिय, जिसको कि हमने कहा था परिवहन, ये वाला निष्क्रिय जो परिवहन अपन ने जो अभी पढ़ा था, ये वाला, दैट इज, ये देख रहे ना, निष्क्रिय परिवहन, उसके अंदर अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, दैट इज डिफ्यूजन पढ़ाया आपको। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो आ रहे हैं, इसके बाद की यदि मैं बात करूं राइट, इसके बाद की यदि हम बात करें तो अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ रहा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी निष्क्रिय में ही आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बहुत ध्यान से पढ़ना है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि सुसाध्य विसरण। पॉइंट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर एग्जाम्स के अंदर, पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो भी एक तरीके का विसरण ही है ना, लेकिन ये विसरण जो है वो किसी की मदद से होता है। सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन बोले तो झिल्ली प्रोटीन्स, झिल्ली प्रोटीन्स की मदद से होता है, मतलब फैसिलिटी से होता है, इसीलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण के अंदर सरल विसरण जो आपने पढ़ा था उसमें किसी की आवश्यकता नहीं थी, है ना, लेकिन यहाँ पर सुसाध्य विसरण के अंदर किसी की फैसिलिटी से ही विसरण होता है। सुसाध्य विसरण मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की मदद से होता है। पहली बात ये, जैसे यूँ समझ लो कि एक सड़क है, यूँ समझें, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, और उस सड़क के एक किनारे के ऊपर एक ब्लाइंड मैन खड़ा हुआ है, ठीक है, एक ब्लाइंड मैन खड़ा हुआ है। अब इस ब्लाइंड पर्सन को, यहाँ से ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ से दमादम गाड़ियाँ आ रही है, तेज गति से गाड़ियाँ आ रही है ना। अब यदि इस ब्लाइंड पर्सन को इधर से इधर, रोड के इधर क्रॉस करना है तो वो खुद कर लेगा, वो बेटर है, या कोई हाथ पकड़ के करवा दे, वो ज़्यादा बेटर है। कोई एक पर्सन यदि उस पर्सन को, राइट, यदि हाथ पकड़ के क्रॉस करवा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, आसानी से वो रोड क्रॉस कर लेंगे वो पर्सन। वैसे ही हम कह रहे हैं कि कई सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका विसरण अपने आप से नहीं हो सकता है, उनको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो मदद लेनी पड़ेगी, फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, तभी उनका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो बस विसरण जो हो रहा है यहाँ पर किसी की मदद से हो रहा है, और वो किसकी मदद से हो रहा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की मदद से हो रहा है। अब क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, जल स्नेही होते हैं, जो जल स्नेही होते हैं। वे झिल्ली के आर पार, वे झिल्ली के आर पार, वे झिल्ली के आर पार आसानी से नहीं जा सकते, वे आसानी से नहीं जा सकते, क्योंकि झिल्ली का अधिकांश हिस्सा फॉस्फोलिपिड का बना है।
झिल्ली का अधिकांश हिस्सा किसका बना है? फॉस्फोलिपिड का बना है, जिसमें वाटर लविंग सब्सटेंस, है ना, वाटर लिविंग सब्सटेंस क्या नहीं है, जिसमें का बना है, जिसमें वाटर लिविंग सब्सटेंस घुल नहीं सकते, या वाटर लिविंग सब्सटेंस घुल नहीं सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल से नहीं होते हैं, वे झिल्ली के आर पार आसानी से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि झिल्ली का अधिकांश हिस्सा फॉस्फोलिपिड का बना है, जिसमें वाटर लिविंग सब्सटेंस घुल नहीं सकते। आर यू गेटिंग? कहने का मतलब समझो, ये एक मेम्ब्रेन है, इमेजिन करो कि ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो जल प्रिय है ना, और जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, ठीक है। तो जल का और फॉस्फोलिपिड का तो कोई मैच ही नहीं है ना, जल और वसा का तो कभी मेल होता ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पदार्थ है, ये चीज, ये इधर से इधर नहीं जा पाएगा, इसको दिक्कत आएगी, राइट, इसको दिक्कत आएगी, राइट। जबकि वसा में घुलनशील पदार्थ, जबकि वसा में घुलनशील पदार्थ झिल्ली के आर पार आसानी से जा सकते हैं, झिल्ली के आर पार आसानी से जा सकते हैं। तो झिल्ली के आर पार आसानी से जा सकते हैं कौन? वसा में घुलनशील पदार्थ, है ना। क्यों? क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। तो जो वसा में घुलनशील पदार्थ होंगे या जो वसा प्रिय जो पदार्थ होंगे वो तो झिल्ली के आर पार आसानी से चले जाएंगे, लेकिन जो वाटर लिविंग सब्सटेंस है, जल से नहीं होते हैं, वे झिल्ली के आर पार आसानी से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि झिल्ली का अधिकांश हिस्सा फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो ऐसे जलप्रिय पदार्थों को हम क्या कहना चाहते हैं? ऐसे जलप्रिय पदार्थों को झिल्ली के आर पार भेजने के लिए, है ना। ये जो जलप्रिय हम बोले तो क्या? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, यानी कि वाटर लिविंग सब्सटेंसेस की बात चल रही है अभी, ठीक है। क्योंकि जो वसा घुलनशील पदार्थ हैं वो तो आसानी से चले जाएंगे। तो जलप्रिय पदार्थों को झिल्ली के आर पार भेजने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। भेजने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, झिल्ली प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या आप चाहें तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कह सकते हो उन्हें, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, या जिसको कि हम क्या कह सकते हो? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, राइट, या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। हिंदी में आप परिवहन प्रोटीन भी कह सकते हो, ठीक है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि झिल्ली प्रोटीन या परिवहन प्रोटीनों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। या आप उनको चाहें तो कैरियर प्रोटीन्स भी कह सकते हो, कैरियर प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है भेजने के लिए। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप इनको वाहक प्रोटीन कह सकते हो, आप इनको परिवहन प्रोटीन कह सकते हो, राइट, या आप इनको झिल्ली प्रोटीन कह सकते हो, ठीक है। उनकी आवश्यकता होती है। नाउ मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर विसरण इन मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से हो रहा है, इनकी सहायता से हो रहा है, इसीलिए इसको सुसाध्य विसरण कहते हैं। अच्छा, ये झिल्ली प्रोटीन किसी भी तरीके के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को स्टैब्लिश नहीं करते। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने की वो ये है कि ये
झिल्ली प्रोटीन, ये झिल्ली प्रोटीन किसी भी प्रकार के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश नहीं करते। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से होना आवश्यक है, पहले से होना आवश्यक है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से होना आवश्यक है। झिल्ली प्रोटीन किसी भी प्रकार का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश या उसकी स्थापना नहीं करते हैं। अच्छा, याद रखना, सुसाध्य विसरण यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण भी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, बिल्कुल विसरण की तरह। विसरण और इसमें एक समानता यह है कि सुसाध्य विसरण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, विसरण की तरह। ठीक है, अच्छा याद रखना दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांसपोर्ट रेट reaches maximum when all protein transporters are being used up। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम मतलब जब सभी प्रोटीन वाहक काम में आ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट रेट सबसे अधिकतम होगी, है ना। लिखो परिवहन दर अधिकतम तब होगी जब सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर प्रयोग में आ जाएंगे, है ना। और इसको हम क्या कहेंगे, परिवहन संतृप्तता। इसको हम क्या कहेंगे, परिवहन संतृप्तता। इसको हम क्या कहेंगे, परिवहन जिसको संतृप्तता कहेंगे। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड अप। इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। परिवहन दर अधिकतम तब होगी जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स प्रयोग में आ जाएंगे। चलो एक और चीज सुसाध्य विसरण के बारे में याद रखना कि सुसाध्य विसरण एक हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस है, हाईली सेलेक्टिव प्रक्रिया है ना। मतलब उच्च या विशिष्टता लिए हुए, है ना। हाईली सेलेक्टिव का मतलब समझते हो, बहुत ही चयनात्मक है, मतलब बहुत ज़्यादा विशिष्ट। हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस विशिष्ट प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सुसाध्य विसरण के द्वारा जो झिल्ली के आर पार है वो हर कोई पदार्थ चले जाएगा, कुछ चयनित पदार्थ ही जा पाएंगे। विशिष्ट है ना, बहुत उच्च चयनात्मक प्रक्रिया है ना। आप यूं भी कहेंगे विशिष्ट या उच्च चयनात्मक प्रक्रिया है, ये उच्च चयनात्मक प्रक्रिया है। सुसाध्य विसरण हाईली सेलेक्टिव प्रक्रिया है, सुसाध्य विसरण उच्च चयनात्मक प्रक्रिया है। याद रखोगे, उच्च चयनात्मक प्रक्रिया है। अच्छा, अब सुसाध्य विसरण संदमकों के प्रति, संदमक समझते हो, किसी चीज को रोकने वाले। सुसाध्य विसरण संदमकों के प्रति संवेदनशील प्रक्रिया है क्योंकि ये संदमक
प्रोटीन की साइड चेन्स से आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये संदमक प्रोटीन की साइड चेन से आकर जुड़ जाते हैं, राइट। तो सुसाद्य व्यसन संदमकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। मतलब संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये संदमक प्रोटीन की साइड चेन से आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना कि झिल्ली प्रोटीन जो होते हैं, झिल्ली प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, झिल्ली प्रोटीन 180 डिग्री पर रोटेट हो जाते हैं। रोटेट मतलब घूम जाते हैं और पदार्थ को है ना, या बाह्य कोश की जो सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है ना, पदार्थ को झिल्ली के आर पार भेज देते हैं। समझ में आ रहा है? झिल्ली प्रोटीन 180 डिग्री पर रोटेट हो जाते हैं और पदार्थ को झिल्ली के आर पार भेज देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ। मानो कि ये एक झिल्ली है, राइट, और ये आउटसाइड द सेल वाला पार्ट है, आउटसाइड द सेल, राइट। और यहाँ पर जो है वो मान लीजिए ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, ये क्या है भाई? मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। और ये कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है यहाँ पर। ये सब क्या है? किसी एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस को मैं यहाँ से अंदर भेजना चाहता हूँ, झिल्ली के आर पार भेजना चाहता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर? देखना कि ये जो झिल्ली प्रोटीन है, ये झिल्ली प्रोटीन क्या हो जाएगा? मैंने क्या कहा? रोटेट हो जाएगा, पूरा के पूरा रोटेट हो जाएगा। जरा देखना, अभी रोटेट करके बताऊंगा मैं। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन 180 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे 180 डिग्री के ऊपर रोटेट होगा तो कैसे होगा? ऐसे। जो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है वो कैसे हो जाएगी? इधर। तो ये जो पदार्थ है, ये वाला जो अभी यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर, ये कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर। तो ये इनसाइड द सेल है, ये इनसाइड द सेल। अरे ये झिल्ली के अंदर के हिस्सा है ना, ये वाला यदि आउटसाइड द सेल है, ये वाला, तो अब वो 180 डिग्री के ऊपर रोटेट हो गया, तो ये पदार्थ इधर नहीं पहुंच जाएगा क्या? ये पदार्थ जो बाहर थे वो यहाँ पर अंदर नहीं पहुंच जाएंगे क्या? मतलब इसका जो है वो रोटेशन हो गया, 180 डिग्री के ऊपर रोटेशन हो गया। और ये जो है ये अपनी पूरी की पूरी, ये क्या चीज़ थी? ये मेम्ब्रेन थी अपनी। ये क्या थी भाई? मेम्ब्रेन। ये चीज़, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या चीज़ है? मेम्ब्रेन है। तो ये 180 डिग्री के ऊपर रोटेट होके और कहाँ चला गया? उधर चला गया। तो इस तरीके से जो सब्सटेंस है वो झिल्ली के आर पार जाता है। अच्छा, याद रखना, एक नोट डाल रहा हूँ यहाँ पर। झिल्ली प्रोटीन जो होते हैं ना, झिल्ली प्रोटीन मेम्ब्रेन में, जानते हो क्या बनाते हैं? मेम्ब्रेन में चैनल्स बनाते हैं, है ना, चैनल्स बनाते हैं, राइट। झिल्ली प्रोटीन मेम्ब्रेन में क्या बनाते हैं? चैनल्स बनाते हैं, ताकि पदार्थ जो है वो आसानी से आर पार चले जाए, ताकि पदार्थ झिल्ली के आर पार आसानी से चले जाए। झिल्ली के आर पार आसानी से चले जाए, ठीक है। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं मैं। पोरीन प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक व
कुछ जीवाणुओं की बाहरी झिल्ली पर पाए जाते हैं एवं वहां बड़ी साइज के छिद्र बनाते हैं ताकि छोटी साइज के प्रोटीन इन छिद्रों से होकर आर पार चले जाए। पोरीन प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक व कुछ जीवाणुओं की बाहरी झिल्ली पर पाए जाते हैं एवं वहां ये बड़े साइज के ह्यूज पोर्स छिद्र बनाते हैं ताकि छोटी साइज के प्रोटीन इन छिद्रों से होकर चले जाए। तो पोरीन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो एक तरीके से पोरीन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की तरह मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से है ना, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी प्रकार से वाटर चैनल्स, कुछ वाटर चैनल्स भी होते हैं झिल्लियों के अंदर। वाटर चैनल्स 8 एक्वा पोरिन्स नामक प्रोटीनों से बने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वाटर चैनल्स जो होते हैं वो 8 एक्वा पोरिन्स नामक प्रोटीन के क्या होते हैं? बने होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो लास्ट में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल सरल विसरण की तरह सुसाद्य विसरण में भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता। सुसाद्य विसरण में भी क्योंकि यहाँ पर भी पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहा है, तो सुसाद्य विसरण में भी किसी प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता, है ना। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? तो ये जो पूरा था ये क्या था? सुसाद्य विसरण। अब हम लोग आ जाते हैं और वो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर ही। अभी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही चल रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, कम दूरी का जो परिवहन होता है, राइट, कम दूरी का परिवहन, उसके अंदर एक और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है और वो क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सक्रिय परिवहन। अब इसके अंदर कुछ बिंदु है वो याद रखने हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अभी तक जो आपने दोनों पढ़े, विसरण और सुसाद्य विसरण, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा था। यहाँ पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कहाँ से कहाँ पर होता है? लो कंसंट्रेशन से हमेशा कहाँ पर होता है? हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अब जब भी कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं शिखरोपरि परिवहन। शिखरोपरि परिवहन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल पैसिव से रिवर्स होता है। उन दोनों के अंदर, विसरण और सुसाद्य विसरण के अंदर सब्सटेंस जा रहा था हाई टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर लो टू हाई जा रहा है। और कोई भी चीज़ जब हाई टू लो जाती है तो वहाँ पर एटीपी रूपी ऊर्जा का उपयोग होता है। एटीपी रूपी ऊर्जा का क्या होता है? उपयोग, ऊर्जा का उपयोग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एटीपी रूपी ऊर्जा का उपयोग हो रहा है और सब्सटेंस लो से हाई की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन आवश्यक नहीं है। यहाँ पर भी बिल्कुल निष्क्रिय अवशोषण की तरह जो आपने सुसाद्य विसरण में पढ़ा था कि यहाँ पर भी झिल्ली प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता है। झिल्ली प्रोटीन की परिवहन में आवश्यकता होती है। परिवहन में आवश्यकता यहाँ पर भी है ना। यहाँ पर भी किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? झिल्ली प्रोटीन की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पर भी चाहिए।
ये भूलना नहीं, मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है। ये भी उच्च चयनात्मक प्रक्रिया है, उच्च चयनात्मक मतलब ऐसे नहीं कि हर एक पदार्थ को भेज देगी, सेलेक्ट करके, उच्च चयनात्मक, हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस है, हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस है। अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ याद रखना है कि परिवहन की दर सबसे उच्च तब होती है जब सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स क्या आ जाते हैं, प्रयोग में आ जाते हैं। सभी ट्रांसपोर्टर्स प्रयोग में आ जाते हैं। मैंने क्या कहा, परिवहन की दर सबसे उच्च तब होगी जब सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स प्रयोग में आ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे परिवहन की दर सबसे उच्च तब होती है जब सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स क्या हो जाएंगे, काम में आ जाएंगे। ये भी याद रखना। अच्छा, ये भी सुसाद्य विसरण की तरह ही ये भी याद रखना, यह प्रक्रिया भी, यह परिवहन भी संदमकों के प्रति कैसा होता है, प्रति बहुत संवेदनशील होता है, क्योंकि संदमक किससे आकर जुड़ जाते हैं, संदमक प्रोटीन की साइड चेन से आकर जुड़ जाते हैं, साइड चेन से जुड़ जाते हैं, प्रोटीन्स की साइड चेन से जुड़ जाते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक और आगे बढ़ूं उससे पहले, प्रोटीन्स जो परिवहन प्रोटीन, झिल्ली प्रोटीन्स पंप की तरह क्या काम करते हैं, पंप की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर प्रोटीन जो होते हैं, झिल्ली प्रोटीन, वो पंप की तरह काम करते हैं। तो आपने क्या देखा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, शिखरों परिवहन होता है, एटीपी रूपी ऊर्जा का प्रयोग होता है, झिल्ली प्रोटीन की परिवहन में आवश्यकता यहाँ पर भी होती है, उच्च चयनात्मक प्रोसेस है, हर कोई सब्सटेंस नहीं जाता, हाईली सेलेक्टिव है, विशिष्ट प्रक्रिया है। परिवहन की दर सबसे उच्च तब होती है जब सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स प्रयोग में आ जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाता है। यह परिवहन भी संदमकों के प्रति, इनिबिटर के प्रति काफ़ी संवेदनशील प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि संदमक जो होते हैं, रोकने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, वो प्रोटीन की साइड चेन से आकर जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन जो होते हैं वो एक पंप की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो विधियाँ पढ़ी। पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो विधियाँ कौन कौन सी, एक तो सरल विसरण और एक सुसाध्य विसरण, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ही एक और विधि पढ़ी, और वो कौन सी थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की थी, जिसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा। अब हम क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, है ना। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, है ना। क्या लिख रहे हैं, एक टेबल बना रहा हूँ, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, ठीक है। क्या कहा मैंने, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। जो ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं उनका एक कंपैरेटिव अकाउंट अपने को देना है। तो यहाँ पर तो अपने लेंगे करेक्टर लेंगे, यहाँ पर तो करेक्टर ले लिया, कोई एक लक्षण ले लिया, लक्षण या कोई अपने एक पैरामीटर लिया, मान लीजिए कोई एक मानक लिया, ठीक है ना, कोई एक पैरामीटर ले लिया, और हम उन पैरामीटर को लेकर और तीन चीज़ों में कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तीन चीज़ों में हम लोग कंपेयर करेंगे, कौन कौन से, एक तो सरल विसरण में कंपेयर करेंगे। इस टेबल को बनाने से क्या होगा कि जो अभी तक मैंने तीनों चीज़ें पढ़ाई है वो नट शेल में
पूरी की पूरी यहाँ पर कवर कर लूँगा। तीनों जो आज का वीडियो का जो सार है वो इस टेबल में मैं कवर कर लूँगा। तो सरल विसरण और सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण, राइट, यानी कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और लास्ट में क्या है, सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और सरल विसरण यानी कि सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अब इनको मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूं, यहां पर इनको मैं कंपेयर करवा रहा हूं, राइट। सबसे पहले तो मैं यहां पर पैरामीटर लिख देता हूं, जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यहां पर लिखा मैंने रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या कौन कौन सी अभिक्रियाओं में रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन, रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता, झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता, झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता, ये पहला पैरामीटर लिखा मैंने। उसके आधार पर अभी इन तीनों को कंपेयर करूंगा मैं, राइट। झिल्ली और हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस, हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस, उच्च चयनात्मक या ओब्लिक विशिष्ट प्रक्रिया, उच्च चयनात्मक या विशिष्ट प्रक्रिया, हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस, उच्च चयनात्मक या विशिष्ट प्रक्रिया। पहला था रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता। तीसरा अपने ले लेते हैं एक और प्रोसेस, दैट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट, शिखरोपरि परिवहन, शिखरोपरि परिवहन, शिखरोपरि परिवहन। एक और ले लेते हैं ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब कि ऊर्जा की आवश्यकता का मतलब है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। फिर है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट की संतृप्तता, ट्रांसपोर्ट की संतृप्तता। और संदमुकों के प्रति संवेदनशील, संदमुकों के प्रति संवेदनशील, संदमुकों के प्रति, संदमुकों के प्रति संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, संवेदकों के प्रति संवेदनशीलता। ये 6 मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं? 6 पॉइंट। अब इन 6 पॉइंट के बिहाफ के ऊपर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा। क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं क्या सरल विसरण के अंदर? कहीं पर भी मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि सरल विसरण के अंदर कहीं पर भी कोई यूज़ हो रहा है क्या? नहीं। क्या ये उच्च चयनात्मक प्रक्रिया है क्या? नहीं। विशिष्ट प्रक्रिया थोड़ी, वो तो रैंडम प्रक्रिया है। क्या वहाँ पर अपहिल ट्रांसपोर्ट निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है क्या ट्रांसपोर्ट? नो। ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहा है तो नहीं जरूरत होगी। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ होते हैं क्या? नहीं। जब मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ नहीं हो रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट के सैचुरेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमने क्या कहा था? सुसाध्य विसरण और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कहा था कि ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड अप। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट की दर है, परिवहन की दर है, वो सबसे उच्चतम तब होगी जब सभी झिल्ली प्रोटीन काम में आ जाएंगे। तो जब झिल्ली प्रोटीन है ही नहीं तो सवाल ही नहीं उठता है। और संदमुकों के प्रति संवेदनशीलता वो भी यहाँ पर नहीं होगी। तो 6 के 6 पॉइंट जो हैं वो सरल विसरण के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पर तो यस, मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हाईली सेलेक्टिव प्रक्रिया है क्या? हाँ, हाईली सेलेक्टिव प्रक्रिया है। क्या अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है क्या? नहीं।
यहाँ पर तो हाई टू लो ही होता है, हाई टू लो ही होता है, तो इसलिए अपहिल ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं होगा एप्लीकेबल, ठीक है ना। उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होता है क्या? यस, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होगा। और संवेदकों के प्रति संवेदनशीलता होती है क्या? हाँ, यहाँ पर भी संवेदकों के प्रति संवेदनशीलता होती है। तो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इनहिबिटर्स, तो संवेदकों के प्रति संवेदनशीलता हाँ होती है। क्या ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम हो जाती है, क्या सैचुरेट हो जाती है? हाँ, मैंने कहा था ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड अप। तो हाँ, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर भी पदार्थ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है क्या? नहीं, अपहिल ट्रांसपोर्ट थोड़ी हो रहा है, लो से हाई थोड़ी हो रहा है, हाई टू लो हो रहा है, शिखरोपरि तो होता ही नहीं है। हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस है क्या? हाँ है। रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन, यस। अब आ जाते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन आवश्यक होते हैं? हाँ। क्या ये हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस है? हाँ, ये भी है। क्या अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है? हाँ, होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्या ऊर्जा की यहाँ पर आवश्यकता होती है? एक्टिव का ही इसीलिए कि यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, हाँ, ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम हो जाती है जब सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज में आ जाते हैं। और संवेदकों के प्रति संवेदनशीलता, हाँ, ये प्रक्रिया भी संवेदकों के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है। तो ये जो है वो हमने 6 कैरेक्टर लिए, और 6 कैरेक्टर के आधार पर, 6 पैरामीटर के आधार पर हमने सरल, सुसाध्य और सक्रिय परिवहन की विधियां हैं, उनको हम लोगों ने क्या किया? कंपैरेटिव काउंट किया। तो ये कंपैरिजन से आपने जो आज पढ़ा उसका पूरा नटशेल आपके सामने है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर भर भर के कमेंट कीजिए। ये कमेंट मेरी ताकत है। और अभी तक हम लोगों ने 980 से ज़्यादा वीडियोस जो है वो चैनल के ऊपर मैंने डाल दिए हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एस्पायरेंट्स, बीएससी एस्पायरेंट्स, एमएससी एस्पायरेंट्स, और जितने भी टीजीटी, पीजीटी और जितने भी लेक्चर ग्रेड के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, वो उन सब के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे। और जब बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने इन वीडियोस को देखकर एमएससी निकाल दी, किसी ने बीएससी निकाल दी। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना स्नेह देते हैं। और डीप स्टडीज़ यदि आपको करनी है तो ज़रूर आप वीडियोस को देखें। और देश भर के जितने भी जो अभी क्योंकि बम्पर वैकेंसीज़ का ईयर है, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, या फिर उत्तराखंड हो, या फिर झारखंड हो, या फिर यूपी हो, सब जगह पर बम्पर वैकेंसीज आई हुई है। और कई सारे जो कोर्सेज़ हैं और टीचर ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए, राइट, वो मेरे ऐप सुपर गुरु के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। हज़ारों बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, राइट, और अपनी तकदीर लिख रहे हैं, ठीक है। मेरी बुक्स भी आती है, वो बुक्स भी कई लोग पढ़कर और उससे भी नॉलेज को गेन कर रहे हैं। सो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही।